Vande Mataram students, welcome to the Tripathi tutorials. This is Abhishek Tripathi. Students, this is the third chapter of chemistry class 10th, which is metals and non-metals. Today's session we will discuss about metal, physical properties of metal and केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। ठीक है, आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे मेटल्स के बारे में, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स जानेंगे और साथ ही साथ केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स जानेंगे, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। मैं आपको केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स में एक एक डिटेल बहुत ही अच्छे से बताऊंगा, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और जो स्टूडेंट्स प्रीवियस चैप्टर नहीं पढ़ पाए हैं, किसी कारण से मिस हो गया है, वो जा कर के हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में प्रीवियस चैप्टर के वीडियोस देख सकते हैं और उनके पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम चैनल त्रिपाठी ट्यूटोरियल से ले सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर मेटल। फर्स्ट वी नो अबाउट मेटल। जब भी बात आती है मेटल की, तो मेटल जनरली हम लोग अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है, तो आपको यही पढ़ाया गया है कि मेटल्स क्या होते हैं, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे ही आपको पढ़ाया गया है। जनरली मेटल्स की अगर डिफिनेशन पूछा जाता है तो बच्चा ये कहता है कि मेटल्स आर लस्टर, मेटल्स आर सोनोरस, मेटल्स आर डक्टाइल, मैलिएबल, बट दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। आई एम आस्किंग यू व्हाट इज़ मेटल, मेटल क्या होता है। आई एम नॉट आस्किंग यू व्हाट इज़ द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। ठीक है, तो मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा हूँ कि मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बताइए, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि मेटल क्या होता है, तो मेटल की डिफिनेशन क्या होती है। ठीक है, तो उसको हम लोग जानेंगे। इन केमिस्ट्री, मेटल इज एन एलिमेंट दैट रीडली फॉर्म्स पॉजिटिव आयंस एंड हैज़ मेटालिक बॉन्ड्स। ठीक है, तो ऐसे एलिमेंट्स को हम लोग मेटल्स बोलेंगे जो पॉजिटिव आयंस का फॉर्मेशन करते हैं। पॉजिटिव आयंस आर आल्सो नोन एज कैटायंस एंड हैज़ मेटालिक बॉन्ड, और उनके बीच में बॉन्डिंग जो होती है वो मेटालिक बॉन्डिंग होती है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है, एग्जैक्टली कहा क्या जा रहा है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ सिंपल लैंग्वेज में। An element which have tendency to lose their electrons and form positive charge are called metals. ऐसे एलिमेंट्स जो कि इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं और पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन करते हैं, उन्हें हम कहेंगे मेटल्स। और जनरली मेटल्स जो होते हैं वो मेटेलिक बॉन्ड का ही फॉर्मेशन करेंगे, जो कि फर्दर चैप्टर में हम आगे डिस्कस करेंगे केमिकल बॉन्डिंग में। ठीक है, तो आपको समझ में होगा कि ऐसा कोई भी एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है। आप जानते हैं जब इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए जाएंगे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वही रहते हैं, जिससे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज कर जाता है, तो पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, क्योंकि कोई भी जो एटम होता है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बोथ आर इक्वल, दोनों सेम होते हैं। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो प्रोटॉन तो उतने ही रहेंगे, यानी कि पॉजिटिव चार्ज अधिक हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स निकल गए तो एक निगेटिव चार्ज निकल गया। जब दोनों इक्वल होते हैं तो हमारा एटम जो होता है वो न्यूट्रल होता है, क्योंकि निगेटिव चार्ज इज इक्वल्स टू पॉजिटिव चार्ज होता है किसी भी एटम में। मेटल्स आर द एलिमेंट दैट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड आर मैलिएबल एंड डक्टाइल। ठीक है, ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं। तो इसके एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें, अभी इसकी हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे आयरन, एल्यूमिनियम, सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, प्लेटिनम, लेड, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एक्सेट्रा। इस तरह से बहुत सारे मेटल्स होते हैं। तो यहाँ पे कुछ हम फैमिलियर मेटल्स को ही एग्जांपल मिले जो हम अपने डेली लाइफ में देखते हैं। ऐसे अगर हम लोग बात करें तो टोटल 92 एलिमेंट्स जो हैं वो नेचुरल एलिमेंट्स हैं हमारे अर्थ पे, जिसमें से 72 जो हैं वो आपके केवल मेटल्स ही हैं। अब आप समझ सकते हो कि मेटल्स कितने अधिक होते हैं। 72 जो हैं वो हमारे नेचुरल मेटल्स पाए जाते हैं अर्थ पे। जबकि अगर आपसे पूछा जाए कि 72 मेटल्स कौन कौन से हैं, तो हमें नेम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि हम कुछ कॉमन मेटल्स के ही बारे में जानते हैं। ठीक है, लेट्स सी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। तो हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। तो फर्स्ट है आपका हार्डनेस।
जनरली जो भी मेटल्स होते हैं वो सारे जो होते हैं हार्ड होते हैं, रिजिड होते हैं, बट उसमें भी कुछ ऐसे हैं जो कि थोड़े से सॉफ्ट होते हैं, जैसे कि आपका पोटेशियम, लिथियम, सोडियम, ये सब सॉफ्ट मेटल्स कहे जाते हैं। आपको एक्सेप्शंस पर ही ध्यान देना है, क्योंकि जनरली तो सारे जो होते हैं वो हार्ड होते हैं, लेकिन ये तीनों ऐसे हैं सॉफ्ट मेटल्स होते हैं, इनको हम नाइफ से भी कट कर सकते हैं। सेकेंड है आपका स्ट्रेंथ की बात करें तो मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर स्ट्रांग। सभी जो मेटल्स होते हैं ज़्यादातर जो होते हैं स्ट्रांग होते हैं, बहुत ही अधिक टेंसाइल होते हैं, लेकिन कुछ होते हैं जो कि सॉफ्ट भी होते हैं। सॉफ्ट में आपके वही सोडियम, पोटेशियम है। और अगर आप स्ट्रेंथ में बात करते होंगे तो आप लोग आयरन जानते होंगे कि कितना ज़्यादा मजबूत होता है, कापर होता है, प्लेटिनम होता है, ये सारे स्ट्रेंथ में सबसे अधिक होते हैं। नेक्स्ट आपका स्टेट ऑफ मेटल्स की बात की जाए तो जनरली ऑल द मेटल्स आर फाउंड एट रूम टेम्परेचर इन सॉलिड स्टेट। सभी सॉलिड स्टेट में होते हैं एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी ही एक ऐसा एलिमेंट है, एक ऐसा मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर का मतलब 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस पर मरकरी ही अकेला ऐसा है जो कि पाया जाता है कि इसमें लिक्विड स्टेट में। बाकी सारे मेटल जो होते हैं वो सॉलिड स्टेट में होते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे वन मोर थिंग आप ये ध्यान रखेंगे कि एक दो और भी मेटल्स होते हैं जो कि ऑलमोस्ट इसी टेम्परेचर के आसपास लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं, जैसे है आपका गैलियम एंड सीजियम। तो 27 और 30 डिग्री पर ये दोनों भी जो हैं लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। तो कभी कभार क्या होता है, क्वेश्चन हमसे पुटअप किया जाता है और हम जनरली मरकरी पर फोकस करते हैं, लेकिन मरकरी को नहीं पूछा जाता है। ऑप्शन में मरकरी नहीं है तो आप गैलियम या फिर सीजियम के साथ जा सकते हैं, क्योंकि इनसे 2 डिग्री और 4 डिग्री के ही डिफरेंस पे वो भी लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। साउंड, जनरली मेटल्स जो होते हैं वो सोनोरस की प्रॉपर्टी को शो करते हैं, यानी जब इन्हें हम बीट करते हैं तो इनमें से साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, इसी वजह से आप देखते होंगे कि आपके यहाँ जो भी स्कूल में बेल वगैरह लगा होगा तो वो जनरली बेल जो होता है वो आयरन का ही होता है, जिसे मेटल्स पे जब बीट किया जाता है तो टन टन तेज से आवाज़ आती है। नेक्स्ट है आपका कंडक्शन। तो कंडक्शन की बात करें तो मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स जो होते हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों की ही गुड कंडक्टर्स होते हैं, यानी कि इसमें आसानी से इलेक्ट्रिसिटी भी फ्लो होती है और आसानी से हीट भी फ्लो होती है। इसी वजह से आप देखते होंगे कि अगर आप एक आयरन रॉड को एक टर्मिनल को अगर आप हीट करते हैं, दूसरे तरफ से आप होल्ड किए हुए हैं, तो कुछ समय बाद दूसरा टर्मिनल जिधर आप पकड़े हुए हैं वो भी हीट हो जाता है। तो ये शो करता है कि आपके ये हीट के कंडक्टर होते हैं। और आपके घर में जो यूटेंसाइल्स होंगे, बर्तन होंगे, उसमें आप ऐसा देखते होंगे कि इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। अगर हम इसके बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की, तो आप जानते हैं कि ऑल द वायर्स आर मेड अप ऑफ मेटल। जितने भी वायर होते हैं, इलेक्ट्रिकल वायर जितने भी, सारे मेटल से ही बने होते हैं, क्योंकि यही गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। और इसमें बेस्ट कंडक्टर अगर आपसे पूछा जाए तो आपका सिल्वर जो होता है वो बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। सेकेंड पर कॉपर होता है। मैलिबिलिटी की बात करें तो मैलिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जब भी किसी सब्सटेंस को बीट किया जाए तो वो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाए, ब्रेक डाउन न हो। तो आपके मेटल जो होते हैं वो मैलिएबल भी होते हैं, जब इन्हें बीट किया जाता है तो ये थिन शीटेड में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे बॉक्सेस वगैरह जो भी बनाए जाते हैं, इनको बीट करके, हैमरिंग करके ही इनको थिन शीट में कन्वर्ट किया जाता है। डक्टिलिटी का मतलब होता है कि इनको खींच करके वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, दिस मीन्स मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर। तो सबसे अधिक डक्टाइल मेटल जो होता है वो आपका कौन होता है, वो गोल्ड होता है। मेटल की डक्टिलिटी सबसे अधिक होती है। गोल्ड जो है उससे अगर आप एक वायर बनाते हैं तो 1 ग्राम में हम 2 किलोमीटर लेंथ की वायर बना सकते हैं। सोचिए कि उसकी डक्टिलिटी जो होती है कितनी ही अधिक होती है। तो गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो जनरली आप जानते हैं कि जो भी सब्सटेंस सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं उनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जनरली हाई ही होती है। कुछ एक्सेप्शन हैं जिन लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द मेटल्स की मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होती है वो हाई ही होती है। डेंसिटी आल्सो हाई होती है, क्योंकि
ये सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं और ये वॉल्यूम बहुत ही कम ऑक्यूपाई करते हैं, तो इनका मास अधिक होता है, वॉल्यूम लेस होता है, सो द डेंसिटी इज ग्रेटर एज कंपेयर टू नॉन मेटल्स। कलर की बात किया जाए तो मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर फाउंड इन ग्रे कलर। ग्रे कलर में जनरली होते हैं, कुछ ऐसे हैं जो कि जैसे गोल्ड है, कॉपर है, ये थोड़े से जो हैं ये येलो या फिर ब्राउन कलर में पाए जाते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द मेटल जो होते हैं ग्रे कलर के ही पाए जाते हैं। तो अब यहाँ पर हम कुछ चीज़ें जानेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि हम आपको बताना चाहेंगे अबाउट द मेटल्स। तो मेटल्स में कुछ क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं, जैसे मोस्ट डक्टाइल मेटल हमने बताया गोल्ड है, ठीक है। उसी तरह से मोस्ट हार्डेस्ट मेटल, ठीक है, सबसे अधिक हार्डेस्ट और सबसे अधिक स्ट्रेंथ जो होती है वो प्लेटिनम की होती है। मोस्ट डेंसिटी किसकी होती है, तो वो ऑस्मियम की होती है। ऑस्मियम जो होता है वो सबसे भारी हैवीएस्ट मेटल कहा जाता है, क्योंकि उसकी डेंसिटी जो होती है वो सबसे अधिक होती है, ठीक है। और आपके सोडियम, पोटेशियम, लिथियम मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। ये इतने अधिक रिएक्टिव होते हैं कि अगर इनको हम एयर के कांटेक्ट में या फिर वाटर के कांटेक्ट में लेकर के आते हैं तो ये कंबसन करने लगते हैं, मतलब जलने लगते हैं। तो इस वजह से इन्हें स्टोर करने के लिए सोडियम और पोटेशियम को हम लोग केरोसिन ऑयल में स्टोर करते हैं डीप करके, और साथ ही साथ जो लिथियम है उसे हम वैक्स पेपर में डीप करके रखते हैं, जिससे कि इसके कांटेक्ट में एयर न आ पाए, जिससे कि ये रिएक्शन न कर पाए। ये बहुत ही रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, ओके। और भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो क्रैकर्स होते हैं, क्रैकर्स में आप देखते हैं कि कुछ कलरफुल क्रैकर्स होते हैं, तो उसमें किस मेटल का यूज किया जाता है, तो उसमें मैग्नीशियम और बेरियम का यूज किया जाता है। तो ये जो होते हैं इन्हीं के कारण उसमें कलरफुल आता है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट थे, और आपको ये बताया ही गया कि जो आपका मरकरी है वही लिक्विड स्टेट में पाया जाता है रूम टेम्परेचर पर। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स थे अबाउट द मेटल्स। अब इस सेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट हम जानेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। यहीं से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पुट किए जाते हैं, ठीक है। हालांकि प्रीवियस पार्ट से भी कुछ रहते हैं, अभी तक ऐसा नहीं है कि अभी तक जो आपने पढ़ा वो सब वेस्ट है, वो भी है, लेकिन मैक्सिमम जो क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं वो इस पार्ट से ही किए जाते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ से। तो यहाँ पे 1 बाय 1 हम प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे और उसको आप ध्यान से समझते चलेंगे। तो फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल में बात करें तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। मेटल्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं। अभी जैसे हमने बताया कि सोडियम जो है एयर के साथ रिएक्ट करता है, एयर का मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन गैस से ही मतलब निकाला जाता है। तो मोस्ट ऑफ द मेटल्स फॉर्म रिस्पेक्टिव मेटल ऑक्साइड व्हेन रिएक्टिंग विथ ऑक्सीजन। ज़्यादातर मेटल्स जो होते हैं, जो रिएक्टिव मेटल्स हैं, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे एग्जांपल की बात किया जाए तो पोटेशियम आप देख रहे हैं, पोटेशियम जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके पोटेशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। तो पोटेशियम जो है वो मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स की कैटेगरी में आता है, सो ईजिली ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और पोटेशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। लेट्स सी अनदर एग्जांपल, रिएक्शन ऑफ सोडियम विथ ऑक्सीजन। सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके भी सोडियम ऑक्साइड का ही फार्मूला बनाता है। अब यहाँ आप जो सोच रहे होंगे कि सर ये N2O K2O कैसे बन रहा है, तो ये आपको क्लास 9th में बताया गया था क्रॉस क्रिस मेथड से कैसे फार्मूले आप बनाते हैं। तो यहाँ पे सोडियम की वैलेंसी 1 होती है, ऑक्सीजन की 2 होती है। जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो Na यानी सोडियम में 2 का मल्टीप्लाई होता है और ऑक्सीजन में 1 का, तो फार्मूला बनता है सोडियम ऑक्साइड। इसी तरह से लिथियम, पोटेशियम, सोडियम एक्सेट्रा आर नोन एज एल्कली मेटल्स। ये सारे जो होते हैं एल्कली मेटल्स कहलाते हैं। क्यों एल्कली मेटल्स कहलाते हैं? क्योंकि इनके जो जनरली हाइड्रोक्साइड होते हैं वो सारे एल्कली यानी बेस का फॉर्मेशन करते हैं। बेस में भी कुछ एल्कली होते हैं जो कि वाटर सल्यूबल बेसिस को ही हम एल्कली कहते हैं। तो ये जिस ग्रुप में, पीरियोडिक टेबल के जिस ग्रुप में ये प्रेजेंट रहते हैं उस ग्रुप का नाम ही एल्कली मेटल्स रखा गया है, क्योंकि इसमें सारे जो हैं वो एल्कली यानी कि ऐसे बेस फॉर्मेशन करते हैं जो कि वाटर सल्यूबल होते हैं। एल्कली मेटल्स में कौन कौन आते हैं आपके, तो आता है आपका लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। ये सारे जो हैं आपके
एल्कली मेटल्स कहलाते हैं। दीज आर द मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स इन द पीरियोडिक टेबल। एल्कली मेटल्स रिएक्ट विगोरसली विथ ऑक्सीजन। विगोरसली का मतलब क्या है, बहुत ही तेज़ी से करते हैं, मतलब इनके कांटेक्ट में आते ही ये तुरंत ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन प्रोसीड कर देते हैं। और जनरली ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, इसमें हीट का प्रोडक्शन होता है। ओके, अब एक और देख लेते हैं, रिएक्शन ऑफ कॉपर मेटल विथ ऑक्सीजन। तो कॉपर भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, लेकिन कुछ कंडीशंस के साथ। जैसे यहाँ बताया गया कि कॉपर डज नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर ये नहीं, बट व्हेन बर्न्ड इन एयर इट गिव्स ऑक्साइड, ठीक है। तो वो अभी जो हम एल्कली मेटल्स की बात कर रहे थे वहाँ पे हमें कुछ नहीं करना था, केवल ऑक्सीजन के कांटेक्ट में लेकर के आते थे, वो रिएक्शन प्रोसीड करते थे। बट इस तरह से जो नॉन रिएक्टिव मेटल्स, बहुत ही लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनम है, ये सब जो होते हैं ये जनरली कंबाइंड नहीं होते हैं ऑक्सीजन के साथ। लेकिन जब कॉपर को बर्न किया जाता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो ये कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम की, तो ये सब बहुत हाई टेम्परेचर पर भी इसके साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि दीज आर द मोस्ट लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स। यानी सबसे कम जो रिएक्टिविटी होती है वो गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर की ही होती है। सो दे आर नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। तो कभी कभी क्या किया जाएगा कि आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, वहाँ लिख दिया जाएगा गोल्ड रिएक्ट विथ ऑक्सीजन क्वेश्चन मार्क। अगर गोल्ड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनेगा, तो आप तुरंत वहाँ बताएंगे तो इट इज़ द लीस्ट रिएक्टिव मेटल, सो इट कांट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। ये रिएक्शन करेगा ही नहीं क्योंकि ये लीस्ट रिएक्टिव है, ये ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करता है। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं और स्टूडेंट्स उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। और इसको यहाँ समझने के साथ साथ आप इस पीडीएफ को भी हमारे टेलीग्राम चैनल त्रिपाठी ट्यूटोरियल से जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपके पास एक नोट्स भी तैयार हो जाएगा कि जब भी आपको रिवीजन करना होगा तो आप वहाँ पर आसानी से देख सकते हैं। त्रिपाठी ट्यूटोरियल्स चैनल का जो लिंक होगा वो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप वहाँ से जा करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सेकेंड, अब हम लोग देखते हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टी थी कि मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। अब हम लोग बात करेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। मेटल्स जो होते हैं वाटर के साथ रिएक्ट कैसे करते हैं, और ये इसका सबसे इम्पॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में सबसे अधिक बार पूछे गए हैं, तो इसको आप ध्यान से समझेंगे कि मेटल्स फॉर्म रिस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस व्हेन रिएक्टिंग विथ वाटर। जनरली अगर हम बात करें तो मेटल्स जो होते हैं वो जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो रिस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड यानी बेस का फॉर्मेशन करते हैं और साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं। यानी आप यहाँ पे सिंपली अगर इक्वेशन हम बनाते हैं तो मेटल प्लस वाटर गिव्स मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। बट मोस्ट ऑफ द मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। लेकिन ऐसे सारे मेटल्स जो हैं वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, कुछ करते हैं कुछ नहीं करते हैं। तो अलग अलग एग्जाम्पल के साथ हम समझेंगे कि कौन कैसे करता है और किस कंडीशंस में करता है। एल्कली मेटल्स रिएक्ट विगोरसली विथ वाटर। एल्कली मेटल्स वही जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये विगोरसली रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ। यानी वाटर के कांटेक्ट में आते ही ये तुरंत बर्निंग स्टार्ट कर देते हैं। और अगर आपको यहाँ पे मैजिक दिखाना है तो आप अगर वाटर में एक सोडियम का छोटा सा पीस लेकर के आप उसमें फेंक देते हैं तो वहाँ पे वो बर्न करने लगेगा, और आप कह सकते हो कि हमने वाटर में भी फायर है, मतलब पानी में भी आग लगा दिया है। ये मैजिक जैसा, लेकिन इसके पीछे साइंस है, कोई मैजिक नहीं है। अब हम लोग एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। तो पहले अल्कली मेटल्स का एग्जाम्पल लेते हैं कि रिएक्शन ऑफ सोडियम मेटल विथ वाटर। सोडियम मेटल जब रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो ये बिल्कुल इस फार्मूले को फॉलो करता है कि सोडियम रिएक्ट करेगा वाटर के साथ तो फॉर्मेशन होगा NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस। यानी कि यहाँ पे फॉर्मेशन होता है मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस का। सोडियम बहुत तेज़ी से रिएक्ट करता है क्योंकि सोडियम जो है वो आपका एल्कली मेटल्स है। नेक्स्ट देखिए, तो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की बात करें तो रिएक्शन ऑफ कैल्शियम मेटल विथ वाटर। कैल्शियम मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये भी रिएक्टिव मेटल्स की ही कैटेगरी में आता है। तो ये भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम स्लैग्ड लाइम कहते हैं, का फॉर्मेशन करता है।
ठीक है, और साथ में हाइड्रोजन गैस भी लिबरेट करता है। यानी कैल्शियम जो है वो भी रिएक्टिव मेटल्स की ही कैटेगरी में, मोस्ट रिएक्टिव नहीं लेकिन ये फिर भी ये रिएक्टिव मेटल्स की कैटेगरी में आता है, जिससे कि ये वाटर के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और वाटर गैस का फॉर्मेशन हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट इज रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम मेटल विथ वाटर। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि मैग्नीशियम मेटल रिएक्ट विथ वाटर स्लोली एंड फॉर्म्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। जनरली अगर हम लोग देखते हैं कि मैग्नीशियम को अगर हम वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये बहुत ही प्रोसीजर बहुत ही धीरे धीरे होता है। इसके पहले के दोनों एग्जाम्पल्स जो थे वो बहुत ही फास्ट रिएक्शन होते हैं, बट यहाँ पे ये जो आपका मैग्नीशियम के साथ है ये बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है। तो प्रोडक्ट तो वही बनता है लेकिन प्रोसेस होता बहुत ही स्लो होता है। लेकिन अब यहाँ पे सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि व्हेन स्टीम इज पास्ड ओवर मैग्नीशियम मेटल, मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस आर फॉर्म। अब यहाँ आपको ध्यान देना है कि जब मैग्नीशियम मेटल पर स्टीम यानी कि भाप, यानी कि हम वाटर को जब वेपराइज्ड कर देते हैं तो उसमें से जो वेपर निकलते हैं जो स्टीम के फॉर्म में, उसका जब रिएक्शन हम मैग्नीशियम के साथ कराते हैं तो फॉर्मेशन होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। अब देखिए वही वाटर है लेकिन उसके स्टेट में चेंजेस करने के कारण दोनों अलग अलग प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो पहला अगर हम नॉर्मल वाटर के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बन रहा है, लेकिन अगर हम मैग्नीशियम का रिएक्शन स्टीम के साथ कराते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम मेटल विथ वाटर। एल्यूमिनियम अगर वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होगा, तो सेम ये भी मैग्नीशियम जैसा ही है कंडीशन। रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम मेटल विथ कोल्ड वाटर इज टू स्लो, बहुत ही धीरे होता है ठंडे पानी के साथ, टू कम इनटू नोटिस, ध्यान देते हैं हम लोग। बट व्हेन स्टीम इज पास्ड ओवर एल्यूमिनियम मेटल, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस आर प्रोड्यूस्ड। उसी तरह से है कि जब ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता हो तो बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है, लेकिन जैसे ये स्टीम के साथ रिएक्ट करता है तो सेम एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करता है। तो आप यहाँ कह सकते हैं कि जनरली मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जो हैं वो स्टीम के साथ रिएक्शन करना ज़्यादा प्रीफर करते हैं एज कम्पेयर टू कोल्ड वाटर। नेक्स्ट है आपका रिएक्शन ऑफ जिंक मेटल विथ वाटर। जिंक मेटल जो होता है वो जिंक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है और हाइड्रोजन गैस का, लेकिन ये भी स्टीम के साथ ही करता है और कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता है। क्योंकि हम जैसे जैसे एग्जांपल ले रहे हैं तो हम मोस्ट रिएक्टिव से लीस्ट रिएक्टिव की तरफ बढ़ रहे हैं। मोस्ट रिएक्टिव में सोडियम पोटेशियम का देखा, फिर थोड़ा मॉडरेट रिएक्टिव में हम लोग देख रहे हैं, तो उसके बाद मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक वगैरह को देख रहे हैं। तो धीरे धीरे ये रिएक्टिविटी जो है कोल्ड वाटर के साथ घट रही है और अब यहाँ पे स्टीम के लिए हमें एक्स्ट्रा टेम्परेचर देना पड़ता है, यानी ये नॉर्मल कंडीशन में रिएक्शन नहीं हो रहे हैं, अब स्टीम के साथ ही रिएक्शन कर रहे हैं। तो आप बता सकते हैं कि सोडियम पोटेशियम कैल्शियम ये सब कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम और जिंक जनरली प्रीफर करते हैं तो ये किसके साथ रिएक्ट करना, स्टीम के साथ रिएक्ट करना। और फॉर्मेशन ये क्या करते हैं उसमें जिंक मतलब मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करते हैं। और वहीं जो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं वो मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करते थे। लेट्स सी अनदर वन, रिएक्शन ऑफ आयरन विथ वाटर। आयरन का भी देखते हैं तो रिएक्शन ऑफ आयरन विथ कोल्ड वाटर इज वेरी स्लो, अगेन वही है, and comes into notice after a long time. Iron forms rust when react with moisture present in the atmosphere. ये तो बहुत ही कॉमन फैमिलियर एग्जाम्पल है, आप लोग सभी लोग देखते ही होंगे। बट आयरन ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस आर फॉर्म बाई पासिंग ऑफ स्टीम ओवर आयरन मेटल। यानी ये जो मॉइस्चर यानी ठंडे पानी के साथ जो रिएक्शन होता है ये बहुत ही लॉन्ग टर्म होता है, ये धीरे धीरे होता है और फॉर्मेशन करता है वो रस्ट का। लेकिन अगर वहीं पे हम स्टीम पास आउट कराते हैं तो वहाँ पर ये उसी तरीके से मॉडरेट रिएक्टिविटी ही शो करता है जिसमें कि ये मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करता है। तो आप यहाँ पे ये भी जानें कि मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक और आयरन ये सब किसके साथ प्रीफर कर रहे हैं रिएक्शन करना, स्टीम के साथ। अब देखिए बोथ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आर हैवियर देन वाटर बट स्टिल फ्लोट ओवर इट।
ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि मैग्नीशियम और कैल्शियम जो हैं वो वाटर से जो हैं वो हैवी हैं, बट ये दोनों फ्लोट करते हैं। जबकि हम लोग जानते हैं, प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा आपने कि रिलेटिव डेंसिटी में जिस भी सब्सटेंस का डेंसिटी किसी अनदर सब्सटेंस से अधिक होता है वो उसमें सिंक कर जाता है, डूब जाता है। इसका मतलब कैल्शियम और मैग्नीशियम को भी वाटर में डूब जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इनकी डेंसिटी जो है वो वाटर से अधिक है, बट ये दोनों नहीं डूबते। इसका रीज़न क्या है कि बोथ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम फ्लोट ओवर वाटर सरफेस बिकॉज हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व व्हेन दीज मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर। जब ये दोनों ही जब वाटर के साथ रिएक्ट कर मतलब वाटर में इन्हें जब डीप किया जाता है तो ये उनके साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करते हैं। इट इज़ द फॉर्म ऑफ बबल्स विच स्टिक ऑन द मेटल सरफेस देयरफॉर दे फ्लोट ओवर इट। तो उसमें जो हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन हो रहा है तो हाइड्रोजन गैस के बबल्स बनते हैं और वो मेटल के साथ चिपक जाते हैं, जो कि उसको फ्लोट करने में हेल्प करते हैं या फ्लो करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ओके, एग्जाम्पल आप देख ही रहे हैं कि कैल्शियम रिएक्ट विथ वाटर गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। कुछ पॉइंट्स हैं कि अदर मेटल्स यूजुअली डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर और रिएक्ट वेरी स्लोली। लेड जैसे कुछ तो रिएक्ट ही नहीं करते या फिर कुछ बहुत ही धीरे करते हैं, जिसमें है आपका लेड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विथ स्टीम। ये लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड जो है ये स्टीम के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। दस द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट मेटल्स टूवर्ड्स वाटर में बी रिटेन एज। तो यहाँ पे हम रिएक्टिविटी ऑर्डर बता सकते हैं, जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर। मैग्नीशियम वो एल्यूमिनियम है, ए ही नहीं है। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन ये सब जो है आपके स्टीम के साथ करेंगे और लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड जो है रिएक्शन नहीं करेंगे वाटर के साथ। ओके, नाउ लेट्स सी अनदर प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ डाइल्यूट एसिड। हम लोग मेटल्स का रिएक्शन डाइल्यूट एसिड के साथ कराते हैं, जो कि बहुत ही कॉमन है, जो कि आप प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ चुके होंगे कि जनरली डाइल्यूट एसिड के साथ मेटल्स रिएक्ट करके सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करते हैं। तो हमारा बेसिक जो थ्योरी है वो यही कहता है कि मेटल्स फॉर्म रिस्पेक्टिव सॉल्ट्स व्हेन रिएक्टिंग विथ डाइल्यूट एसिड। जब डाइल्यूट एसिड के साथ ये रिएक्ट करते हैं तो मेटल, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करते हैं। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। रिएक्शन ऑफ सोडियम मेटल विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सोडियम जो है रिएक्टिव मेटल्स की कैटेगरी में आता है, इसको हम रिएक्ट कराएंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइल्यूट फॉर्म में। डाइल्यूट आपको पता होगा जिसमें कि H+ की कंसंट्रेशन कम होती है, ऐसे सोल्यूशन को हम लोग डाइल्यूट कहते हैं। तो जब ये रिएक्ट करता है तो रिस्पेक्टिव सॉल्ट यानी सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करता है। ये एक तरह का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है जिसमें कि सोडियम हाइड्रोजन को उसके सोल्यूशन से डिस्प्लेस करता है। गॉट इट? रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम मेटल विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर हम यहाँ पे मैग्नीशियम की बात करें तो सेम उसी तरीके से जैसे सोडियम रिएक्ट करता है, मैग्नीशियम भी सेम प्रोसीजर अपनाता है, यानी कि ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करता है और सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करता है। सेम एज अगर हम जिंक की बात करें तो जिंक भी उसी प्रोसेस को फॉलो करता है। ये भी रिएक्ट के यानी कि ये भी रिएक्शन करता है किसके साथ? डाइल्यूट एसिड के साथ और सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करता है। और ये तो आपका लेबोरेटरी मेथड भी है कि हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करने का ये लेबोरेटरी मेथड है कि जिंक रिएक्ट विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। अब ये पॉइंट जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन मेटल इज ट्रीटेड विथ नाइट्रिक एसिड। इसके पहले जितने भी आपने एग्जाम्पल देखा हमने उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड और साथ ही साथ उसमें सल्फ्यूरिक एसिड को लिया, बट हमने नाइट्रिक एसिड को क्यों नहीं लिया, ये आपका क्वेश्चन बनता है। तो उसका रीज़न यहाँ जानिए कि नाइट्रिक एसिड इज़ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एंड इट ऑक्सीडाइज द हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड इनटू वाटर and itself get reduced to some oxide of nitrogen like nitrous oxide
नाइट्रिक ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये जो है ये हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसके कारण जब ये रिएक्शन करता है तो जब इसमें हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है, तुरंत हाइड्रोजन गैस जो होता है वो ऑक्सीडाइज होकर के वाटर का फॉर्मेशन कर लेता है, और फिर जो वाटर का फॉर्मेशन और हो जाता है जिससे कि वो खुद ही रिड्यूस्ड हो जाता है, और फिर इस वजह से ये नाइट्रोजन के कुछ ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लेता है और ये सॉल्ट का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है यहाँ पर। तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे कि अगर कभी भी किसी मेटल का रिएक्शन डाइल्यूट HNO3 के साथ लगा देता है, लिख देता है, और आगे क्या होगा, तो कभी भी वहाँ पे आप हाइड्रोजन गैस पास आउट नहीं कराएंगे, क्योंकि ये नहीं होता है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई HNO3 इज़ नॉट शोज दिस रिएक्शन। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कि H2 को ऑक्सीडाइज करके वाटर में कन्वर्ट कर देता है। गोल्ड, कापर, सिल्वर आर नोन एज नोबल मेटल्स। नोबल मेटल्स यानी जनरली नोबल मेटल कहने का नॉन रिएक्टिव मेटल्स, बहुत ही लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। दिस डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर आर डाइल्यूट एसिड। ठीक है, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ मेटल टूवर्ड्स डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड इज इन द ऑर्डर। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक एसिड से रिएक्ट करने के लिए हमने एक ऑर्डर बना दिया कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, ये सब बहुत ही आसानी से करते हैं। कहाँ तक, आपके आयरन तक। बस उसके बाद जो कापर है, मरकरी है, सिल्वर है, गोल्ड है, ये सब जनरली रिएक्ट नहीं करते हैं। अब हम यहाँ बात करेंगे थोड़ा सा मेटल ऑक्साइड्स के बारे में। तो मेटल्स ऑक्साइड जो होते हैं, क्योंकि मेटल से ही बने हुए हैं तो उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो उसको भी हम लोग देखेंगे कि मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, क्योंकि जब इन्हें वाटर सल्यूबल किया जाता है तो ये बेस का फॉर्मेशन करते हैं। रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विथ वाटर। ठीक है, और साथ ही साथ अगर इसका लिटमस टेस्ट किया जाए तो ये लिटमस को ब्लू कर देते हैं, जो कि आप जानते हैं कि लिटमस क्या होता है, इंडिकेटर होता है, जो कि इंडिकेट करता है एसिड और बेस को। तो यहाँ पे रिएक्शन हम देखें कि मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड आर इनसल्यूबल इन वाटर। ज़्यादातर जो होते हैं वो वाटर में इनसल्यूबल होते हैं, बट एल्कली मेटल ऑक्साइड्स आर सल्यूबल इन वाटर। एल्कली मेटल्स आप जानते हैं कि एल्कलीज ऐसे होते हैं जो वाटर सल्यूबल होते हैं, तो ये आसानी से वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं। एल्कली मेटल्स में आपको पता ही है कौन आते हैं, आपके मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स जिसमें कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं इनका एग्जाम्पल, रिएक्शन ऑफ सोडियम ऑक्साइड विथ वाटर। तो यहाँ पे सोडियम ऑक्साइड है जो कि आपका एक बेसिक मेटल ऑक्साइड है, क्योंकि मेटल ऑक्साइड जो होते हैं बेसिक नेचर की होते हैं। जब वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो फॉर्मेशन हो रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, जो कि एक एल्कली है। सेकेंड वही आप देखिए तो रिएक्शन ऑफ पोटेशियम ऑक्साइड विथ वाटर। तो वहाँ पे पोटेशियम ऑक्साइड भी क्या है, आपका मेटल ऑक्साइड है जो कि बेसिक नेचर का है, और वाटर के साथ रिएक्ट करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट देखिए तो रिएक्शन ऑफ जिंक ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड की बात करें, जो कि थोड़े से मॉडरेट रिएक्टिव हैं। जनरली दीज आर इनसल्यूबल इन वाटर, ये वाटर में इनसल्यूबल होते हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड आर एम्फोटेरिक इन नेचर। एम्फोटेरिक नेचर का क्या होते हैं कि ये जो होते हैं इनमें दोनों तरह की प्रॉपर्टीज़ पाई जाती, कह सकते हैं एसिड की भी और बेसेस की भी। तो इसमें एक्चुअली में होता क्या है कि ये एसिड के साथ बेस की तरह बिहेव करते हैं और बेस के साथ ये एसिड की तरह बिहेव करते हैं। तो इनके एग्जांपल्स में देखिए कि व्हेन जिंक ऑक्साइड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड इट बिहेव्स लाइक एन एसिड, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, उसके साथ जब जिंक ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है तो एसिड की तरह बिहेव करता है और फॉर्मेशन करता है सोडियम जिंकेट का, क्योंकि यहाँ डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता है। वहीं अगर आप देखें कि जिंक ऑक्साइड बिहेव लाइक अ बेस व्हेन रिएक्ट विथ एसिड, एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो बेस के तरह बिहेव करता है, सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन करता है। तो दोनों ही आप ध्यान रखेंगे कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिड के साथ बेस की तरह बिहेव करते हैं और बेस के साथ एसिड की तरह बिहेव करते हैं। नेक्स्ट देखिए तो इन अ सिमिलर वे एल्यूमिनियम ऑक्साइड आल्सो, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का भी सेम एग्जांपल है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड गिव सोडियम एल्यूमिनेट अलॉन्ग विथ वाटर व्हेन रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो जब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ एल्यूमिनियम ऑक्साइड जब रिएक्ट करता है तो सोडियम एल्यूमिनेट का फॉर्मेशन करता है,
यानी यहाँ पर ये जो है एसिड के साथ एसिड के जैसा बिहेव कर रहा है। और सेकेंड एग्जाम्पल में देखिए तो आप वहाँ पे बेस की तरह बिहेव कर रहा है। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन करता है। रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स देखें तो द ऑर्डर ऑफ इंटेंसिटी और रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स इज नोन एज रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी को ही रीअरेंज करके एक सीरीज़ बनाई गई है जिसे हम रिएक्टिविटी सीरीज़ कहते हैं। जनरली रिएक्टिविटी सीरीज़ जो है वो हम फर्स्ट चैप्टर में हम आपको बता चुके हैं। यहाँ पर फिर से रिकॉल कर देते हैं कि इसमें क्या किया गया है कि मेटल्स की रिएक्टिविटी को उनके डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया है। जो मेटल सबसे पहले है उसकी रिएक्टिविटी सबसे अधिक होती है, जो मेटल सबसे बाद में होता है वो रिएक्टिविटी कम होती है। और जो रिएक्टिव मेटल्स होते हैं अपने से लेस रिएक्टिव मेटल को उनके सॉल्ट सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर सकते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज़ में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड है। तो पोटेशियम सभी को यहाँ डिस्प्लेस कर सकता है, बट गोल्ड जो है वो किसी को भी डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। यहाँ पे फोर्थ आप लास्ट रिएक्शन है, इसको हम लोग देख लेते हैं और ये फिर आपका आज का सेशन कंप्लीट होगा कि रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद सोल्यूशन ऑफ अदर मेटल्स सॉल्ट। तो यहाँ पे ये बेसिकली हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही होता है। यहाँ पे जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो अपने से लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स के सॉल्ट सोल्यूशन में को डिस्प्लेस कर देते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए कि मेटल ए प्लस सॉल्ट ऑफ मेटल बी गिव्स सॉल्ट ऑफ मेटल ए प्लस मेटल बी। एग्जाम्पल देखिए तो Fe जो है वो मेटल ए सपोज दैट, और यहाँ पे CuSO4 बी मेटल का सॉल्ट है। जब उसके सॉल्ट सोल्यूशन में Fe रखा जाता है तो वो उसको डिस्प्लेस कर देता है, यानी Fe जो है वो डिस्प्लेस कर दे रहा है किसको, कॉपर को, क्योंकि Fe जो है वो आप देख रहे हैं रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर से अधिक रिएक्टिव है, तो अपने से लेस रिएक्टिव मेटल्स को वो डिस्प्लेस कर सकता है। लेट्स सी अनदर वन, जैसे यहाँ पे देखिए एल्यूमिनियम भी जो है वो कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है, क्योंकि एल्यूमिनियम की रिएक्टिविटी भी जो है वो कॉपर से अधिक है। और यहाँ आप देख रहे हैं कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में एल्यूमिनियम भी डिस्प्लेस कर सकता है, जिंक भी डिस्प्लेस कर सकता है, क्योंकि बोथ आर रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव देन कॉपर। इसी तरह से अगर हम देखें तो आयरन, एल्यूमिनियम एंड जिंक आर मोर रिएक्टिव देन कॉपर, दैट्स वाई दे डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन। लेकिन कॉपर भी क्या किसी को डिस्प्लेस कर सकता है, तो बिल्कुल कर सकता है। किसको कर सकता है वो देखिए, तो व्हेन कॉपर इज डिप्ड इन द सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट इज डिस्प्लेसेस सिल्वर एंड फॉर्म्स कॉपर नाइट्रेट। तो कॉपर भी जो है कॉपर से भी लेस रिएक्टिव सिल्वर है, तो सिल्वर के सॉल्ट सोल्यूशन से सिल्वर को डिस्प्लेस कर सकता है कौन, कॉपर। तो यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट के सोल्यूशन में से कॉपर क्या कर रहा है, उसे डिस्प्लेस करके कॉपर नाइट्रेट का फॉर्मेशन कर दे रहा है। इन द रिएक्शन कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर एंड हैंड डिस्प्लेसेस सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन। आप ऐसा देख ही रहे हैं। एक और देख लेते हैं कि क्या सिल्वर भी कर सकता है कॉपर को, तो सिल्वर नहीं कर सकता है। देखिए कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए इसी तरह से सिंबल रिएक्शन लिख करके दे दिया जाता है, तो आप ध्यान रखेंगे कि सिल्वर जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है, न ही गोल्ड कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है। तो इनके साथ आगे क्या होगा, नो रिएक्शन, यानी कि रिएक्शन नहीं होगा। एक और यहाँ पर देख लीजिए, तो क्या एल्यूमिनियम को कॉपर डिस्प्लेस कर सकता है, नहीं कर सकता है। तो इन सिमिलर वे नो रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन कॉपर इज डिप्ड इन द सॉल्यूशन ऑफ एल्यूमिनियम नाइट्रेट बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम। तो इस तरह से डिस्प्लेसमेंट का ही ये सारा एग्जांपल है कि कोई भी लीस्ट रिएक्टिव मेटल जो है अपने से मोर रिएक्टिव मेटल्स को उसके सॉल्ट सोल्यूशन से डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। तो स्टूडेंट्स ये आपकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं मेटल्स की, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर कंप्लीट होती हैं। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चंस आपसे यहाँ से बनते ही नहीं। जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे उनको सबको हमने यहाँ पे कंपाइल किया है। आई होप कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा, आपको सेशन समझ में आ रहा होगा। सेकेंड पार्ट में हम लोग नॉन मेटल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे और बॉन्डिंग के बारे में भी। तो सेकेंड पार्ट जो है वो आप मिस न करें, उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें या शेयर करें, और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना न भूलें, जिससे कि आगे की जो भी नोटिफिकेशंस होंगी हमारी वीडियो की सबसे पहले आपको मिलें। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आप चाहते हैं कि इसका नोट्स भी आपको मिल जाए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल त्रिपाठी ट्यूटोरियल से जा कर के नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।
हैव अ नाइस डे।